हेलो बच्चों। सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आज मैं आपकी जो इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास ले रहा हूं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास लूंगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो आज आप घर पर जाकर एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे। आज के लेक्चर के लिए मैं एनसीईआरटी बूस्टर भी नहीं लाया हूं, क्योंकि आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास लूंगा और वो सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर हैं। मैं आपको एक सॉफ्ट वार्निंग देता हूं कि आप घर पर जाकर एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे, मेरे एक लेक्चर का वेट करेंगे, जो लेक्चर मेरा फ्राइडे को होगा। आज मेरी क्लास नहीं थी, बट मुझे फोन आया कि सर आज आपको बॉटनी में क्लास लेनी है, इसलिए मैं क्लास लेने के लिए आ गया है। और आपकी जो जूलॉजी की क्लास थी वो थर्सडे को होगी, तो क्लास स्वाइप हो चुकी है, एक्सचेंज हुई है। ठीक, मैं आपको फिर वर्ड रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि आप आज के लेक्चर के लिए एनसीईआरटी नहीं खोलेंगे। जब मैं फ्राइडे को क्लास लेने आऊंगा तो मैं एनसीईआरटी बूस्टर लेकर आऊंगा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की अंडरलाइन करूंगा, तब आप खोलोगे। आज का चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और आज की जो क्लास रहेगी आपको हमेशा याद रहेगी। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, एकदम सीरियस बैठना, और जब तक मैं नहीं हंसूंगा तब तक मत हंसना। कल लेक्चर 12 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 12 का हैंड रिटन नोट्स आ जाएगा, क्योंकि मैं नोएडा गया हुआ था, कल ही रात को मैं वापस आया हूं। डीपीपी, एक या दो डीपीपी के सॉल्यूशन पेंडिंग है, वो भी आपको कल मिल जाएंगे। सेल यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी वन शॉट आपको 2 वीक के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तब तक आपको जो भी रिवीजन लेक्चर दिए हैं आप उससे रिवाइज करेंगे। पूरा एनसीईआरटी मैंने बैच में पढ़ाया है, एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है, ये मैं आपको 2 वीक के बाद दूंगा। घर जाकर एनसीईआरटी ओपन नहीं करना है। टुडे वी विल डू बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा फोकस करना, नो टॉक्स। सो गाइस, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जब तक मैं नहीं हंस दूंगा तब तक नहीं हंसना। एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस सर लिख दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो सभी का आपका यस सर आ गया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर हेडिंग क्या डालना है? आप हेडिंग डालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में आज सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ये वो क्लास है जिसका स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त रहेगा और क्लाइमैक्स पे आग लग जाएगी। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिप्लॉयड क्या होता है। आसान भाषा में बताऊंगा डिप्लॉयड क्या होता है। और जब जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आज कम से कम 20 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा पढ़ाते हुए, और आपको आंसर देना है लिख के। मैं देखूं या ना देखूं, आंसर आना चाहिए डिप्लॉयड। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ह्यूमन सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप बोलेंगे 46 क्रोमोसोम है। ठीक, मेरी नाक की सेल, मेरी कान की सेल, मेरे हाथ की सेल, मेरे गाल की सेल, मेरे पांव की सेल, मैं किसी भी सेल को खोलूंगा तो मुझे उस सेल में 46 क्रोमोसोम दिखेंगे। लेकिन मेरे स्पर्म के अंदर 46 नहीं होंगे, मेरे स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। मेरा स्पर्म गैमेट है।
ऐसे ही फीमेल में एग सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। फीमेल में गैमेट को एग सेल बोलते हैं। तो अगर मेरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, मेरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मैं एक बड़ा सा सेल बना लेता हूं। ये मैंने बड़ी सी सेल बना ली। 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि मेरे शरीर में मेरी एक सेल के अंदर 23 पेयर्स हैं। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है सेल के अंदर, तो पेयर हो गए 23, मतलब हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये देखिए, इस तरीके से मैं बात करूं, 1 2 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर, 4th पेयर, तो इस तरीके से इसके अंदर मैं 23 पेयर्स तो बना नहीं सकता हूं, काफी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सेल के अंदर टोटल पेयर मिलेंगे 23। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर, ये आपका थर्ड पेयर, ये आपका फोर्थ पेयर। तो इस तरीके से 23 पेयर आपको मिलेंगे। तो हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है। मेरी नाक की सेल, गाल की सेल, हाथ की सेल, पांव की सेल, ठीक है, इन हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। टोटल पेयर है 23 पेयर्स, ठीक। और हर पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मेरे अंदर मम्मी से आया है, जिसको मैं बोलूंगा मैटरनल। हर पेयर में एक क्रोमोसोम मेरे फादर से आया है, जिसको मैं बोलूंगा पैटर्नल। मतलब मेरे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, टोटल 23 पेयर्स हैं, उनमें हर पेयर में एक क्रोमोसोम मेरी मम्मी से आया है और एक क्रोमोसोम मेरे पापा से आया है। एक क्रोमोसोम मेरी मम्मी से आया और एक क्रोमोसोम मेरे पापा से आया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिप्लॉयड का मतलब होता है, डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या हो गया? डिप्लॉयड सेल का मतलब हो गया 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब आपका हो गया है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर। हर पेयर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है। इसको आप बोलते हैं डिप्लॉयड। हर पेयर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक मम्मी से आया है, एक पापा से आया है, मैटरनल, और एक है पैटर्नल क्रोमोसोम। हर पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, हर पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, बोथ क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, उनको आप बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उनको आप बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस। अब आप एक क्रोमोसोम इस पेयर का उठाइए और एक क्रोमोसोम किसी दूसरे पेयर का उठाइए। एक क्रोमोसोम इस पेयर का उठाइए और एक क्रोमोसोम किसी दूसरे पेयर का उठाइए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 क्रोमोसोम उठाओगे डिफरेंट पेयर से, अगर आप 2 क्रोमोसोम उठाओगे
डिफरेंट पेयर से, तो आप उसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो टू क्रोमोसोम फ्रॉम डिफरेंट पेयर, टू क्रोमोसोम each from different pair, each from different pair, each from different pair, इसको आप बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको आप बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेरे सेल के अंदर हर पेयर के क्रोमोसोम होमोलोगस कहलाते हैं। होमोलोगस, 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 होमोलोगस। एक इसका उठाओ और एक इसका उठाओ, नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस। एक पेयर के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलना, इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। बच्चों यहां तक समझ में आया तो हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो डिप्लॉयड आपको समझ में आ गया। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर, इसको आप बोलते हैं डिप्लॉयड। इसको आप बोलते हैं डिप्लॉयड। ठीक, इसको बोला डिप्लॉयड। अब नेक्स्ट है कि सर हैप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉयड क्या होता है? अब देखिए, मेरा जो स्पर्म है, ठीक है, मेरा जो स्पर्म है जिसको मैं बोल सकता हूं गैमेट, उसमें क्या होगा? देखिएगा जरा ध्यान से, उसमें क्या होगा? उसमें हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जाएगा। फर्स्ट पेयर में से एक क्रोमोसोम आ गया, सेकंड पेयर में से एक क्रोमोसोम आ गया, थर्ड पेयर में से एक क्रोमोसोम आ गया, फोर्थ पेयर में से आपका एक क्रोमोसोम आ गया है। तो अब आप देखिए, मेरा जो स्पर्म है जिसको मैं गैमेट बोल रहा हूं, ये दोनों मेरे स्पर्म में नहीं आए। दो में से एक स्पर्म में एक आया। ये देखिए, दो में से एक आया, दो में से एक आया, दो में से एक आया, दो में से एक आया। तो हैप्लॉयड क्या हुआ? हैप्लॉयड आपका हुआ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको आपने बोला है हैप्लॉयड। ठीक है, इसको आपने बोला है हैप्लॉयड। तो मैं यहां लिख सकता हूं आउट ऑफ टू सेट, आउट ऑफ टू सेट, आउट ऑफ टू सेट, आउट ऑफ टू सेट, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, आउट ऑफ टू सेट, वन क्रोमोसोम, आउट ऑफ टू सेट, आउट ऑफ टू सेट, वन क्रोमोसोम, लाइट नहीं थी, लाइट आ गई है ना। आउट ऑफ टू सेट, वन क्रोमोसोम एंटर इनटू ईच गैमेट। इसका मतलब गैमेट में टोटल क्रोमोसोम कितने जाएंगे? 23 जाएंगे। बच्चों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड अगर आपको समझ में आया तो आप जल्दी से यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बाद हम पढ़ेंगे कुछ और। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, तो यस लिख दीजिए। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड में आपका एक पेयर में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉयड के अंदर
आपका वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो मेरे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप क्रोमोसोम, ये आप डालेंगे हेडिंग क्रोमोसोम। तो पहले मुझे बनाने देना डायग्राम, उसके बाद तुम बनाना। ठीक है, पहले मुझे बनाने देना, फिर तुम बनाना। मान लीजिए ये आपकी एक सेल है और ये आपकी एक सेल है। ठीक, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमैटिड, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये और ये और ये और ये हमने इसके अंदर बनाया डीएनए, ये इसके अंदर बनाया है हमने डीएनए। चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना क्रोमोसोम है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि इस एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड है, तो आप बोलेंगे एक क्रोमैटिड है। मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, तो आप कहोगे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्रोमोसोम कितना है? एक। क्रोमैटिड कितना है? एक। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितना है? एक। यहां भी कितना क्रोमोसोम है? एक। बट क्रोमैटिड कितनी है? एक येलो वाली और एक ग्रीन वाली। तो क्रोमैटिड है आपकी दो, और नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं? नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपके दो। तो एक चीज तो आपकी ये हो गई, एक चीज आपकी ये हो गई क्रोमोसोम वाला। बच्चों ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और देखना आप किस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख लीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लास्ट चैप्टर में बताया था, बट ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को एक जगह पर इकट्ठा करना है, ये यूज होंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2C एंड 1C। 2C एंड 1C। ठीक, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। एक डिप्लॉयड सेल में टोटल डीएनए के अमाउंट को, एक डिप्लॉयड सेल में टोटल डीएनए के अमाउंट को बोलते हैं 2C। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये मैंने एक सेल बनाई है। ठीक है, ये मैंने एक सेल बनाई जिसको मैं लिख रहा हूं 2n इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह डिप्लॉयड सेल है और इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। इसका मतलब है यह डिप्लॉयड सेल है और इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। तो डिप्लॉयड सेल है तो यह आपका एक पेयर और ये आपका
2 पेयर, दूसरा पेयर। तो बच्चों ये है आपका फर्स्ट पेयर और ये है आपका सेकंड पेयर। तो टोटल क्रोमोसोम 4 है। क्या लिखा है? डिप्लॉयड, क्योंकि एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है? 2। तो इस सेल के 4 क्रोमोसोम में, इस सेल के 4 क्रोमोसोम में जितना डीएनए होगा उस पूरे डीएनए को रिप्रेजेंट करेंगे 2C से। तो 2C का मतलब होता है टोटल डीएनए इन डिप्लॉयड सेल, टोटल डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। चलो अब एक आंसर दीजिएगा, मुझे एक आंसर दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम 46 है, तो मुझे बताओ इसके डीएनए को डीएनए रिप्रेजेंट बाय, इसके डीएनए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला ऑप्शन 2C, दूसरा ऑप्शन 1C। बताओ क्या लगाएंगे? मेरे 46 क्रोमोसोम में जितना डीएनए होगा एक डिप्लॉयड सेल में उसको क्या बोलूंगा? 2C या 1C? जवाब देते जाइएगा, जवाब देते जाइएगा। क्या लिखो? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम, डीएनए रिप्रेजेंटेड बाय, डीएनए रिप्रेजेंटेड बाय, ये 23C कौन लिख रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 2C, 2C। यही तो तुम्हें समझाना है कि यही तो समझना है। अगर यहां टोटल 10 क्रोमोसोम होते तब भी डीएनए का अमाउंट 2C होता, 20 क्रोमोसोम होते तब भी 2C होता, 30 क्रोमोसोम होते फिर भी 2C होता, 46 क्रोमोसोम होंगे तब भी 2C होगा। क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये रिप्रेजेंटेशन है डिप्लॉयड सेल में टोटल डीएनए। डिप्लॉयड, बट सेल डिप्लॉयड होनी चाहिए, क्रोमोसोम कितने भी हो, सेल डिप्लॉयड होनी चाहिए। उसमें टोटल डीएनए को बोलेंगे, पूरे क्रोमोसोम के पूरे डीएनए को मिलाकर 2C बोलेंगे, पूरे क्रोमोसोम के पूरे डीएनए को मिलाकर 2C बोलेंगे। 4 क्रोमोसोम का डीएनए भी 2C, 8 क्रोमोसोम का भी 2C, 16 क्रोमोसोम का भी 2C, 32 क्रोमोसोम का भी 2C। अब नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल 1C, 1C मतलब C। तो अगर इससे आपका गैमेट बनाया जाए, इससे आपका गैमेट बनाया जाए, तो बच्चों अगर इससे आपका गैमेट बनाया जाए तो एक पेयर में एक ही जाएगा, एक पेयर में एक ही जाएगा। तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए, तो 2n 4 है, 2n का आधा n, तो n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम, और ये है आपका गैमेट। तो एक हैप्लॉइड सेल में टोटल डीएनए को बोलते हैं 1C। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ह्यूमन स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, तो डीएनए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मेरे मुड़ने से पहले ही आंसर पूरी स्पीड में आना चाहिए। डीएनए रिप्रेजेंटेड बाय, तो पूरे 23 क्रोमोसोम के डीएनए को क्या बोलोगे? पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम के डीएनए को बोलोगे 1C। यही मांगता बाबा, देखते जाना अभी किस लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो टीजर चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें 2C और 1C का मतलब समझ में आ गया है। अब लेवल उठेगा, ठीक है। अब हमने एक पेज पढ़ लिया है,
अब आपका लेवल उठेगा, ठीक है, अब आपका लेवल उठेगा। मैं फिर अपनी वार्निंग आपको दे रहा हूं, एक सॉफ्ट वार्निंग दे रहा हूं, अभी कोई एनसीईआरटी नहीं खोलना। मैं एनसीईआरटी अभी नहीं, मैं पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूं, ठीक है। दूसरी क्लास में मैं पहले एनसीईआरटी खोलूंगा, तब आप एनसीईआरटी खोलेंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है, ये सभी को समझ में आ गया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालेगी सेल साइकिल। सेल साइकिल, ठीक। अब सेल साइकिल में मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद हम बनाएंगे डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। पेन को रख दो। अगर तुमने ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाया तो तुम्हारा नोट्स खराब हो जाएगा, इसलिए पेन को रख दो। मैं तुम्हें जब बोलूंगा पेन उठाओ, तब तुम नोट्स बनाना स्टार्ट करना। मैं तुम्हें 4 से 5 मिनट का टाइम दे दूंगा ये बनाने के लिए। पेन को रख दो और ऐसे करके कॉन्सेप्ट को समझो। पेन को रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेन को रख दो। मैं आपको चाहे 5 से 10 मिनट दे दूंगा लिखने के लिए, लेकिन अभी पेन को रख दो। आई रिपीट, दिस 37-year-old मैन रिपीट कि आप अभी पेन को रख दो, ठीक है। इसके बाद है सेल साइकिल का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक पेरेंट सेल आई है, ठीक है। मेरे पास एक पेरेंट सेल आई है। ये मेरे पास एक पेरेंट सेल आई है और इसके अंदर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। मेरे पास, मैं फिर कह रहा हूं, पेन रख दो। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से धीरे धीरे नशा चढ़ेगा, ठीक है। मैंने इससे पूछा कि आप कौन हो, तो इसने कहा मैं एक पेरेंट सेल हूं। मैंने इनसे पूछा आप कैसी हो, तो इन्होंने कहा मैं एक डिप्लॉयड सेल हूं। सब बताऊंगा, पेरेंट सेल का मतलब क्या है, डॉटर सेल का मतलब क्या है, सब बताऊंगा। ये वो सेल है जिसको मैं बोल रहा हूं पेरेंट सेल, जिसको मैं बोल रहा हूं पेरेंट सेल, ठीक। ध्यान से समझना, ये डिप्लॉयड है और इसके अंदर मान लीजिए आपका, ये इसके अंदर क्रोमोसोम है, ठीक। वैसे तो डिप्लॉयड है तो 2 क्रोमोसोम मिलेंगे, बट मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है। मैं आपको एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझा रहा हूं। यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक क्रोमोसोम कंसीडर किया है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक क्रोमोसोम लेकर ही बच्चों को समझाएंगे। आप इसमें 2 क्रोमोसोम ले लीजिए, आप इसमें 4 क्रोमोसोम ले लीजिए, आप इसमें 6 क्रोमोसोम ले लीजिए, आप इसमें 8 क्रोमोसोम ले लीजिए, आप इसमें 10 ले लीजिए, आप इसमें 46 ले लीजिए। आपको जितने लेने हैं उतने ले लीजिए, बट मैंने एक क्रोमोसोम लिया है। मैं आपको एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझाऊंगा। नहीं नहीं, सेल ये डिप्लॉयड ही है। क्रोमोसोम आपके 2 होंगे, एक पेयर में आपके 2 होंगे, बट मैंने उस एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम लिया है। मैं एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझा रहा हूं। होंगे तो कम से कम एक पेयर तो होगा ही होगा, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, नो डाउट। बट मैं इस सेल में 2 क्रोमोसोम लेके नहीं समझा रहा। मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि अगर एक सेल में एक क्रोमोसोम होता है तो वो किस तरीके से डिवाइड करती है। जो एक क्रोमोसोम के साथ होता होगा वही बाकी क्रोमोसोम के साथ होता होगा, ठीक। तो ये एक पेरेंट सेल है। चैट रोक दो, अभी चैट रोक दो, समझने पे ध्यान दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब मैं तुम्हें कह रहा हूं
कि हर खेल एक जैसा नहीं होता, हर कॉन्सेप्ट एक जैसा नहीं होता, धीरे धीरे बिल्ड होगा। तुम्हें 20 मिनट बाद समझ में आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने 20 मिनट तक फोकस हटा दिया ना, तो भाई तुम फिर बेकार हो। फिर मैं फिर कह रहा हूं, फोकस करो तकड़ा, चैट मत करो, जब मैं पूछूंगा तभी जवाब देना। 20 मिनट के बाद तुम्हें पता चलेगा यहां कर क्या रहे हो तुम, इसलिए कह रहा हूं पूरा फोकस करना। ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड है, कोई यहां हैप्लॉयड नहीं लिखेगा। सेल कौन सी है? डिप्लॉयड है। यहां एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, बट मैं एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझा रहा हूं। अरे यार, इसमें मान ले 46 क्रोमोसोम है, मान ले 46 क्रोमोसोम है। अब तो डिप्लॉयड सेल हो गई ना, मैंने मान लिया इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो सर 45 क्यों नहीं बनाए? 45 नहीं बनाए, एक ही क्रोमोसोम बनाया। जो एक क्रोमोसोम के साथ होगा वही 45 के साथ होगा। अब एक पेरेंट सेल है, मैंने पूछा इस पेरेंट सेल में मैंने कितना क्रोमोसोम लिया। सर आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें क्रोमोसोम का नंबर मैंने पूछा मैं कितना लेके चला, फिर मैंने पूछा कि मैं कितना क्रोमैटिड लेके चला, और फिर मैंने पूछा कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। तो बच्चे ने कहा सर क्रोमोसोम आप एक लेके चले हो, क्रोमैटिड का नंबर एक क्रोमोसोम में एक है, और डीएनए का अमाउंट भी 2C है। ये एक पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल, ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल सबसे पहले कहां गई? ये पेरेंट सेल सबसे पहले कहां गई? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब ये रीजन क्या है? ये रीजन है साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है। ये रीजन क्या था? ये रीजन था न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? सर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल। एक पेरेंट सेल मेरे पास आई है जिसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, ईआर होगा, लाइसोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ये पेरेंट सेल एक फेज में एंटर करती है जिसको बोलते हैं G1 फेज, जिसको बोलते हैं G1 फेज। पूरा फोकस करना, ये पेरेंट सेल किस फेज में एंटर की? G1 फेज में एंटर की। कहां एंटर की? G1 फेज में। तो G1 फेज में क्या हुआ? जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल थे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल थे, वो सिंथेसिस करने लगे, वो अपने नंबर को डबल करने लगे, वो अपने नंबर को डबल करने लगे। तो सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस बढ़ गई। अगर पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अब 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, पहले एक लाइसोसोम होगा तो अब 2 लाइसोसोम हो जाएंगे, तो अगर पहले एक ईआर होगा तो अब 2 ईआर हो जाएंगे। तो G1 फेस में जब ये पेरेंट सेल एंटर करी है, जब ये पेरेंट सेल G1 में एंटर करी है, तो इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं पेन रख दो, मेरे साथ नोट्स मत बनाओ, मैं बोल रहा हूं पेन रख दो, मेरे साथ नोट्स मत बनाओ। इस स्लाइड के लिए मैं टाइम दे दूंगा, वरना नोट्स बने रहेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा। पेन रख दे, पेन रख दे, रिपीट कर रहा हूं पेन रख दे, फिर बोल रहा हूं पेन रख दे। नहीं मैं तो चुपचाप बनाऊंगा, फिर बोल रहा हूं पेन रख दे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पेन नीचे रख दे, पेन नीचे रख, पेन नीचे रख, यहां फोकस कर, पेन नीचे रख। मैंने बोला पेन नीचे रख।
अभी यहां फोकस कर, मैं यहां कुछ मिटाऊंगा बीच में, तेरा नोट्स खराब हो जाएगा। पेन नीचे रख। यहां पर सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई, सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई। ठीक, सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई। मैं टाइम दूंगा 5 मिनट 10 मिनट। यहां पर सेल ऑर्गेनेल थे, तो अगर यहां पर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे तो यहां 4 हो गए। अगर यहां 2 लाइसोसोम थे तो यहां 4 लाइसोसोम हो गए। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस किस फेस में हुई? मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 फेस में हुई। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 फेस में हुई। सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल हो गया। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल G1 फेस में हुआ। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल G1 फेस में हुआ। ठीक है, अब बताओ क्रोमोसोम का नंबर कितना है? सर मुझे तो अभी भी क्रोमोसोम का नंबर एक ही दिख रहा है। एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड है? एक दिख रहा है। डीएनए का अमाउंट कितना दिख रहा है? 2C दिख रहा है। तो ये पेरेंट सेल हमारे पास आई थी, और क्यों आई थी? ये कहती है आई वांना डिवाइड, मैं डिवाइड करना चाहती हूं। एक पेरेंट सेल मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है आई वांना डिवाइड, मैं डिवाइड करना चाहती हूं। तो मैंने उससे कहा डिवाइड करने से पहले आपको कुछ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो सेल बोलती है कि मैं उन सभी रास्तों से गुजरने के लिए तैयार हूं, बताइए मुझे किन रास्तों से गुजरना है। तो हमने कहा कि आपको पहले G1 फेज से गुजरना है। बोला जब मैं G1 से गुजरूंगी तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे? जब तू G1 से गुजरेगी तो तेरे साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल थे उनमें से मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल हो चुका होगा। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल हो चुका होगा। क्या मेरे क्रोमोसोम में कोई चेंज आएगा? नो। क्या मेरे क्रोमैटिड में कोई चेंज आया? नो। क्या मेरे अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज आया? नो। बच्चों अब मैंने इससे कहा, इसने मुझसे कहा कि मैं G1 कर आ गई, अब मैं कहां जाऊंगी? तो मैंने कहा तुम G1 कर आ गई, हां मैं G1 कर आ गई, तो चलिए अगले रास्ते पे चलिए। बोला अगला रास्ता क्या है? मैंने कहा अगला रास्ता जो है वो है आपका एस फेस। वो मैंने कहा अगला जो रास्ता है वो है एस फेस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला जो रास्ता है वो है आपका एस फेस। वो है, आप पूरा फोकस रखना, पूरा फोकस रखना। जब क्लास खत्म होगी तो जबरा फैन बन चुके होंगे। अभी स्क्रीन प्ले चल रहा है, स्क्रीन प्ले चल रहा है। अभी G1 के बाद गई है एस फेस में। एस फेस में इसने क्या किया? एस फेस में इसने अपने डीएनए की सिंथेसिस की। एस फेस में इसने डीएनए की सिंथेसिस की। डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। एस फेस में इसने डीएनए की सिंथेसिस की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एस फेस में इसने क्या किया? एस फेस में इसने डीएनए रेप्लिकेशन किया। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है इसने डीएनए की सिंथेसिस की, डीएनए के अमाउंट को डबल किया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? एक है। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं? 2 हैं। डीएनए का अमाउंट क्या आएगा? लिख कर बताओ। डीएनए का अमाउंट क्या आएगा? लिख कर बताओ। देखें जरा कितने लोग लिख पाएंगे। डीएनए का अमाउंट क्या आएगा? इस डीएनए को 2C बोलते हैं, तो इस डीएनए को क्या बोलेंगे? लिख के बताओ। अगर इतने डीएनए को 2C बोलते हैं तो इतने डीएनए को क्या बोलेंगे? लिख के बताओ, लिख के बताओ।
कर दिया काम खराब, सब काम खराब कर दिया, सब काम खराब कर दिया। अबे इतना डीएनए 2C है तो ये डीएनए कितना होगा? कमाल करते हो यार, कमाल करते हो, कमाल करते हो, कमाल करते हो। अगर इतना डीएनए 2C है तो फिर इतना डीएनए क्या होगा? अगर इतना डीएनए 2C है तो फिर ये सारा का सारा डीएनए क्या होगा? अबे 4C होगा ना। 2C क्यों बोले तुमने सब खराब कर दिया, तुमने सब खराब कर दिया। अरे दीवाने, अगर मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। मेरे पास आधी रोटी है, आधी चपाती है। आधी चपाती में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 2x है, तो पूरी चपाती में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होगी? लिख के बताओ। अगर मेरे पास आधी चपाती में न्यूट्रिशनल वैल्यू 2x है तो पूरी चपाती में न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होगी? 2x या 4x? लिख के बताओ। 2x या 4x कितनी होगी? 4x होगी। अरे कितनी होगी? 4x होगी। कितनी होगी? 4x होगी। अगर इतना डीएनए सेल में, इतना डीएनए 2C है तो भाई यहां पर तो 2 क्रोमैटिड है ना, तो डीएनए का अमाउंट क्या हुआ? डीएनए का अमाउंट हो गया 4C। डीएनए सिंथेसिस हुआ है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है। यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या हुआ? डबल हुआ। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो 2C से 4C हुआ। और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल की सिंथेसिस हुई तो यहां पर सेंट्रियोल का नंबर भी डबल हो गया। सेंट्रियोल का नंबर भी डबल हो गया। सेंट्रियोल का जो नंबर डबल हुआ वो साइटोप्लाज्म में हुआ। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, न्यूक्लियस में हुआ। डीएनए का अमाउंट डबल न्यूक्लियस में हुआ। सेंट्रियोल का अमाउंट डबल साइटोप्लाज्म में हुआ। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल का नंबर डबल G1 में हुआ। ठीक, सेंट्रियोल का नंबर डबल एस फेस में हुआ। डीएनए का अमाउंट डबल एस फेस में हुआ। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस आपकी G1 में हुई। तो अगर इतना डीएनए का अमाउंट 2C है तो यहां देखो ना, तो यहां तो 2 धागे हैं। अगर इतना धागा 2C है तो यहां तो डबल अमाउंट है ना, हरा धागा लाल धागा, तो डीएनए का अमाउंट क्या हुआ? 4C हुआ। दिस मच डीएनए इज 2C, सो दिस मच एंड दिस मच रिप्रेजेंट 4C। बच्चों समझ में आया यहां तक तो यस लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। एक रफ्तार में यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। ठीक है, तो एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, बट मैं एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। एक क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में होगा वही बाकी 45 के साथ भी होगा। तो आपका ये हो गया। ये सेल मेरे पास आती है और मुझे कहती है आई वांट डिवाइड। मैंने कहा डिवाइड करने से पहले आपको कुछ रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पहला रास्ता था G1, दूसरा रास्ता है S, और तीसरा रास्ता है इसके बाद वो है G2। तुम्हें कसम है, अब मैं जो तुमसे सवाल करूंगा, मैं 10 सवाल करूंगा, तुम सब सही आंसर दोगे।
यहां तुमने गलती की थी, यहां तुम गलती नहीं करोगे, तुम जवाब दोगे। ठीक है, आ जाओ। अब सेल कहां आई? अब सेल आई G2 फेस में। अब सेल आई G2 फेस में। G2 फेस में क्या हुआ? G2 फेस में देखो क्या हुआ। G2 फेस में क्या हुआ, ध्यान से देखना। G2 फेस में क्या हुआ, ध्यान से देखना। टेड़ों टेड़ों टेड़ों, G2 फेस में क्या हुआ, ध्यान से देखना। G2 फेस के अंदर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस हुई। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस जीवन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस G2 में होती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल का नंबर डबल, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल का नंबर डबल जीवन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी का नंबर डबल, इनकी सिंथेसिस G2 में होती है। तो बच्चों बताओ, कितना क्रोमोसोम दिखा? क्रोमोसोम 1 दिखा। कितना क्रोमैटिड दिखा? 2 दिखा। डीएनए का अमाउंट कितना है? सर कोई चेंज नहीं है। डीएनए का अमाउंट है 4C। डीएनए का अमाउंट है आपका 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 4C। चलो, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, पहला सवाल, पहले आप इसको लिख लीजिए। मुझे मालूम है, कितना भी बोलो सर, हम धीरे धीरे चुप चुप करके पीछे पीछे लिख रहे थे। चलो फिर भी टाइम ले लो, 2-3 मिनट का टाइम ले लो। लिखो, इसको लिखो, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें 8 क्वेश्चन कराऊंगा और 8 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट इस लेवल पर होगा कि तुम पागल हो जाओगे। इन 8 क्वेश्चंस में मैं तुम्हें सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लिखो इसको। एक पेरेंट सेल आई, वो कहती है कि मैं डिवाइड करना चाहती हूं, मैं अपने नंबर को 1 से 2 करना चाहती हूं, मैं अपने नंबर को 1 से 2 करना चाहती हूं। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, अभी तू पहले कुछ करके दिखा। डिवाइड करने से पहले उसको जीवन में जाना पड़ा, जीवन फेस के बाद उसको एस फेस में जाना पड़ा, एस फेस के बाद इस पेरेंट सेल को G2 में जाना पड़ा। लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी मत खोलना, जिसने भी आज एनसीईआरटी खोली उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बस इतना बोलने के बाद भी अगर शर्म नहीं आ रही है, हम तो खोलेंगे, तो यही बददुआ दे देता हूं। जिसने भी आज एनसीईआरटी खोली, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। खोल ली गलती से, गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, भगवान सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लीज फिर भी मत खोलना यार, मत खोलना, आज मत खोलना। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मत खोलना। लिख लिया है तो यस सर लिख दीजिए, काफी टाइम दे दिया है लिखने के लिए। लिख लिया है तो यस सर दे दीजिए। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, लिख लिया है तो यस सर लिख दीजिए। लिख लिया है तो यस सर लिख दीजिए।
अब मैं तुम्हें 8 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, और 8 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखना किस लेवल पे पहुंचेगा। अभी भी बच्चे लिख रहे हैं, अभी भी नहीं लिखा। अरे लिख बेटा, लिख लो, मैं बैठ जाता हूं। लिख भाई, लिख, जल्दी लिख ले, लिख। लिख ले, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले। डन। चलो क्वेश्चन का जवाब देना, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आंसर देते जाना। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस, ये जो सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई, इसी को बोलते हैं सेल ग्रोथ, इसी को बोलते हैं सेल ग्रोथ। और सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हुई, सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हुई, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो अगर मैं आंसर पूछा कि आंसर क्या जाएगा, G1, S या G2, तो आंसर लगाएंगे G1। ठीक है, आंसर लगाएंगे G1। सारे सवाल का जवाब देना। ठीक है, दूसरा सवाल, डीएनए की सिंथेसिस हुई, जिसको मैं बोला डीएनए रेप्लिकेशन। ऑप्शन बताना, ऑप्शन। पहला ऑप्शन G1, दूसरा ऑप्शन S इन ब्रैकेट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन है S इन ब्रैकेट न्यूक्लियस। बताओ क्या आंसर जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो, ए बी या सी, ए बी या सी। दूसरे क्वेश्चन का एस, तीसरे में भी एस, पहले में है एस ब्रैकेट साइटोप्लास्ट और फिर है एस ब्रैकेट न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। अब तुम देखना, ये जो 8 क्वेश्चन होंगे ना, इसके बाद तुम्हारा भाई हंसेगा, इसके बाद अंकल जी हंसेंगे। ठीक, आंसर जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस किस में हुई। पहला ऑप्शन G1, दूसरा S, तीसरा G2। आंसर जाएगा G2, आंसर जाएगा G2। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ, आंसर देते जाना। हां, G2। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, पहला है G1, दूसरा S इन ब्रैकेट न्यूक्लियस, तीसरा S इन ब्रैकेट साइटोप्लाज्म। बताओ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन S में हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था, S में हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था। तो सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो रही है, मतलब ये भी सेल ग्रोथ है, ये भी सेल ग्रोथ है।
ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ये भी सेल ग्रोथ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन फिफ्थ, मैक्सिमम सेल ग्रोथ किस फेस में हुई, मैक्सिमम सेल ग्रोथ किस में हुई, AG1, BS, CG2, मैक्सिमम सेल ग्रोथ किस फेस में हुई बताइए। और चौथा है ऑल, और अगला कुछ बताइए क्या जाएगा, मैक्सिमम सेल ग्रोथ किस में हुई, ABCD बताइए या ऑल बताइए क्या जाएगा। मैक्सिमम सेल ग्रोथ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए G1। और मैं आपसे पूछूं कि सेल ग्रोथ कहां हुई और मैं आपको ऑप्शन दे दूं, मैं आपको ऑप्शन दूं ये, तो अब बताओ क्या आंसर जाएगा। सेल ग्रोथ आकर इन, अब क्या आंसर जाएगा, सेल ग्रोथ अकर इन, बताओ अब आंसर क्या जाएगा, अब आंसर क्या जाएगा, सेल ग्रोथ अकर इन G1S या G2, आपका जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, सेल ग्रोथ इज, दो ही ऑप्शन दूंगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सेल ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस और दूसरा ऑप्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस। बताओ क्या जाएगा, सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लिख के बताइए। सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब लेवल को उठाऊंगा, ठीक है, मैं एकदम से लेवल नहीं उठाता कभी भी, बहुत गिर के समझाता हूं और धीरे 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 लेके जाता हूं, धीरे धीरे, ठीक है। अब लेवल को हल्का सा लिफ्ट करूंगा, ज्यादा लिफ्ट नहीं करूंगा, हल्का सा लिफ्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहां तक 1 मिनट का टाइम है, लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, लिख लीजिए। अब लेवल को थोड़ा सा लिफ्ट किया जाएगा। डन, लिख लिया है, ठीक है। लो अगला क्वेश्चन, अभी तक तुमने क्या देखा, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि एक पेरेंट सेल में, एक पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर सर ने 1 लिया, ठीक, और डीएनए का अमाउंट 2C था। तो G1S G2 सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहा, 1 1, डीएनए का अमाउंट 2C 4C 4C। अब मुझे सवाल दो और मुझे जवाब दो, क्या क्वेश्चन है सर, अगर एक, इसका मतलब यह हुआ अगर एक पेरेंट सेल में 2n इज इक्वल टू 10 क्रोमोसोम है, तो मुझे जवाब दो कि G1S और G2 में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे। अगर एक पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो G1S और G2 में कितने क्रोमोसोम रहेंगे। G1 में भी 10, S में भी 10 और G2 में भी 10। G1 में 10, S में 10, G2 में 10, G1 में 10, S में 10। कौन 20 बोला, कौन 20 बोला, काय को 20 बोला, काय को 20 बोला, किस लिए 20 बोला। हिम्मत कैसे हुई बोलने की 20, हिम्मत कैसे हुई बोलने की 20। यहां एक क्रोमोसोम था तो यहां भी तो एक क्रोमोसोम था ना, यहां भी तो एक क्रोमोसोम था। 20 कैसे लिखा, कैसे लिखा 20, तूने कैसे लिखा 20, क्यों लिखा तूने 20। यहां एक क्रोमोसोम था तो यहां भी एक था, यहां भी एक था। जब कहीं एक का 2 नहीं हुआ तो तूने 10 का 20 कैसे किया। 10 10 10। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। सबके सब लिखो 10 10 10, लिखो 10 10। 20 कैसे लिखा, अरे कैसे लिखा 20 तूने, तेरा हिम्मत कैसे हुआ 20 लिखने का। इट्स आर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग। आई एम नॉट शाउटिंग, इट्स अ आर्ट। कभी जीवन में वो अब 20 नहीं लिखेगा, वो तब भी नहीं लिखेगा 20 जब 20 किसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तुमको क्या लगा एकदम से क्लाइमेक्स पे लेके जाएंगे क्या, अभी तो क्लाइमेक्स आया ही नहीं बाबा। अभी देखते जा, तू देखते जा, अभी देखते जा। पेरेंट सेल में 2n इजिकल टू 10 क्रोमोसोम है, ठीक। पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम, पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है, G1S G2। अब मुझे बताना, ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। एंड इन विच फेस one chromosome consists of one chromatid only। बताओ क्या आंसर जाएगा। एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड मिलेगी, G1S G2 में से वो कौन सा फेस है जहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड मिलेगी, बता दो, मान जाऊंगा। इन G1S और G2 में वो कौन सा फेस है जहां एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड मिलेगी, मान जाऊंगा। अरे दीवाने, मैं हंसा तो तू भी हंस सकता है, मैं हंसा तो तू भी हंस सकता है। G1 फेस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम यहां लिख सकते हो कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, यहां पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। क्यों, एक्स्ट्रा कहां से आई, एक्स्ट्रा बेटा डीएनए रेप्लिकेशन से आई। और यहां पर भी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। अगला क्वेश्चन ले ले, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। पेरेंट सेल में 20 पिकोग्राम डीएनए, पिकोग्राम डीएनए है। अब बता G1 में डीएनए कितना होगा, S में कितना होगा और G2 में कितना होगा। पेरेंट सेल में 20 पिकोग्राम डीएनए है।
अगर पेरेंट सेल में 2C था तो G1 में 2C था, S में 4C था, G2 में 4C था। अगर पेरेंट सेल में 20 पिकोग्राम डीएनए है तो बता G1, S और G2 में कितना होगा, लिख के बताओ। G1 में कितना होगा, S में कितना होगा, लिख के बताओ, लिख के बताओ। 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40। तो देखिए 2C का 2C रहा, 2C का 2C रहा तो 20 का 20 रहा। S में डीएनए की सिंथेसिस हुई 20 का 40 और G2 में 20 का 40। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 20 40 40। तो G1 S G2 में अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ पेरेंट सेल, if parent cell, if parent cell chromosome रिप्रेजेंट बाय, अगर एक पेरेंट सेल में क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n से, तो G1S और G2 में क्या लिखेंगे, तीनों में 2n ही लिखोगे, तीनों में 2n ही लिखोगे। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर यहां 2n इज इक्वल टू 10 होता तो इसका मतलब क्या जाता, इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब G1 में 2n, S में 2n, G2 में 2n। इसका मतलब नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, 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 नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। यहां तक समझ में आया तो आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए। अब मैं हल्का सा लेवल बढ़ाऊंगा। यहां तक समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए। नो चेंज, भाई क्रोमोसोम का नंबर 1 था तो नीचे तक 1 था। अगर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में 1 है तो पेरेंट सेल में अगर 1 है तो G1 में 1 था, S में भी 1 था, G2 में भी 1 था। अगर पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम था, G1 में 1 था, S में 1 था, G2 में 1 है। अगर पेरेंट सेल में, अगर पेरेंट सेल में, पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 10, तो G1 में भी 10 है, S में भी 10 है, G2 में भी 10 है। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड। अगर पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट 2C है तो G1 में कोई चेंज नहीं आया, S में डबल किया तो 2C 2C 4C। तो अगर पेरेंट सेल में 20 है, पेरेंट सेल में 20 है, पेरेंट सेल में 20 है, तो अगर 2C आपका 20 है, 2C आपका 20 है तो 4C 40 है, 4C 40 है। अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन, शालिनी ऑलरेडी 6 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है, बार बार रिपीट लिखने से कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी 5 से 10 बार रिपीट कर चुका हूं, तेरे को 5 से 10 बार रिपीट कर चुका हूं, इतने अच्छे से बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये रिपीट 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 करने से कुछ नहीं होता शालिनी, कुछ नहीं होता। ये देख, पहले ये कॉन्सेप्ट समझाया, फिर इसके ऊपर जो यहां समझाया उसको लिखकर क्वेश्चन में कराए, उसके बाद यहां क्वेश्चन कराए, फिर वही चीज यहां लिखी, फिर एक इजी क्वेश्चन कराया, फिर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। ठीक बच्चों, अब एक सवाल है, ध्यान से बताना, ठीक है। इफ
10 chromatid in G1, if 10 chromatid in G1, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में कितने होंगे? अगर G1 में 10 क्रोमैटिड है तो G1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? जिसने बता दिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। टेन 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 टेन, अरे दीवाने हंस ले रे। ये था अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे किया सर? आपने बताया था कि जीवन में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होते हैं। आपने बताया था जीवन में, आपने बताया था कि जीवन में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है। आप ही ने बताया था जीवन में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है। तो अगर जीवन में एक क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमैटिड होता है, तो सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। आपने 10 क्रोमैटिड दे दिए और बच्चों से पूछा कि कितने क्रोमोसोम होंगे, तो बच्चों ने बोला, क्या बोला? बच्चों ने बोला 10 क्रोमोसोम होंगे, 10 क्रोमोसोम होंगे। अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब आएगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब आएगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब आएगा। ये वाला बता दिया तो मान जाऊंगा। इफ 10 क्रोमैटिड इन G1, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज। ये है अब तक का सबसे डिफिकल्ट। अगर G1 में 10 क्रोमैटिड है तो S में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? यहां करेंगे बच्चे गलती और लिखेंगे 5। देखना बच्चे 5 लिखेंगे यहां, देखना चैट बॉक्स में, देखो आ गया 5, आ गया 5, लगा दिया दिमाग, लिख दिया ना 5। क्या बोला था मैंने? मैं जानता हूं। देखते हैं क्या लिखेंगे। 20 20 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, शर्म नहीं आ रही 20 लिखते हुए? देख, अब देख, अगर जीवन में 10 क्रोमोसोम थे तो एस में भी तो 10 ही क्रोमोसोम बताए थे। G2 में भी तो 10 क्रोमोसोम बताए थे। अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम थे तो G1 में 10 थे, S में 10 थे, G2 में 10 थे। अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम थे तो G1 में 10 थे, S में 10 थे, G2 में 10 थे। थोड़ा सा घुमा दिया, 10 क्रोमैटिड इन G1, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था G1 में 10 क्रोमोसोम है, जिसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो तेरे घर से क्या गया? अबे तेरे घर से क्या गया? अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो तेरे घर से क्या गया? तेरे घर से कुछ नहीं गया। अबे उसने एक्स्ट्रा सिंथेसिस कर ली ना डीएनए की, तेरे घर से क्या गया? तेरे घर से कुछ नहीं गया, 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 तेरे घर से कुछ नहीं गया। तूने पता क्या किया?
तूने 10 क्रोमेटिड लिया तो तूने कहा कि तूने क्या किया पता है, तूने एस फेस में सोचा कि सर ने बताया था एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड लेते हैं, तो 10 क्रोमेटिड से 5 क्रोमोसोम बना देता हूं, 10 क्रोमेटिड से 5 क्रोमोसोम बना देता हूं। अब एस फेस में एक्स्ट्रा डीएनए की सिंथेसिस हुई। अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा डीएनए की सिंथेसिस हुई उससे हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो गए। हाँ सर, अब समझ गया, अब समझ गया तो लिख यस सर, समझ में आया तो लिख यस सर। बच्चों ने पता क्या किया, बच्चों ने किया कि यहां पर तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती हैं, सर ने 10 क्रोमेटिड ली हैं, तो 10 क्रोमेटिड से 5 क्रोमोसोम बना देता हूं। अबे डीएनए की सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए की सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए की सिंथेसिस कौन करेगा? अब ईमानदारी से बताना, जिसने भी 5 लिखा था उसने ये लॉजिक लगाया कि टोटल जीवन में 10 क्रोमेटिड है, एस फेस में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगी, तो 10 क्रोमेटिड से 5 क्रोमोसोम बना देता हूं। उन बच्चों ने डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया। किसने ये गलती की? जिसने ये गलती की वो मी लिखो, एम ई मी लिखो, मी। मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों ने ये चीज समझ में आई। हमें अपनी गलती से सीखना है। मी लिखो, मी मतलब मैं, मी। किसने ये गलती की थी पता तो चलना चाहिए ना, हम कहां पे गलती कर रहे हैं। मी लिखो, जिन्होंने भी गलती की थी लिखो मी, मी मतलब मैं। शाबाश, देखो कितने सारे बच्चों का मी आ रहा है। गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज होती है, सब नहीं करते। तो जब तक गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम इंप्रूव कैसे करेंगे बेटा? अब आपने तो मुझे नहीं बताया था ना कि हमने ये वाला फंडा लगा के 5 आंसर बताया था, लेकिन हम जानते हैं, इतने साल से पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कि यहां गलती करेंगे। तो अब आपको याद रहेगा बेटा कि आप अपनी गलती नहीं करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, देखिए सही आंसर के पीछे होता है कॉन्सेप्ट, और जब बच्चा गलत आंसर दे रहा है ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। तो जिसने 5 लिखा उसने ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाया। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, 10 क्रोमेटिड दिया है, आधा कर दे, 5 क्रोमोसोम, डीएनए की सिंथेसिस कर लेना। ठीक है, चलो ये तुमको समझ में आ गया, ये तुमको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, ये तुमको समझ में आ गया है। चलो अब पूरा फोकस रखना, क्लाइमैक्स आने वाला है, क्लाइमैक्स आने वाला है। क्या तुम तैयार हो क्लाइमैक्स के लिए? क्या तुम क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो? क्या तुम क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो? बताओ। क्या तुम क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो? लिखो यस। ये पकड़ के रखो कि भाई एक क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमेटिड होता है। तो जब भी सेल जीवन में होगी वहां हमेशा एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होगा। रूल है, रूल है, रूल है, ये रूल है। जब भी सेल एस में होगा तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होगा। अब एक सवाल का जवाब और दो। ये क्रोमोसोम मैंने इतने अच्छी तरीके से बनाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, बट एक्चुअल में तो जीवन एस और जी2 में, जीवन एस और जी2 में अगर मैं आपसे पूछूं नोट डाल के कि जी1 प्लस एस प्लस जी2 को मिलाकर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरफेस। और इंटरफेस में क्रोमोसोम नहीं होते, इंटरफेस में डीकंडेंस फॉर्म होती है क्रोमोसोम की। मैंने इतने अच्छी तरीके से इसलिए बनाए ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो।
ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। बट चीजें इतनी क्लियर नहीं दिखेंगी, बट जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे लिख कर आएगा कि पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो जीवन में कितने होंगे, एस में कितने होंगे, लिखकर यही आएगा। लिखकर ऐसे ही आएगा कि पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो जीवन में कितने क्रोमोसोम होंगे। मैंने इतना खूबसूरत इसलिए बनाया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको नंबर ऑफ क्रोमेटिड। एक्चुअल में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती। अब ध्यान से देखना, सर एक पेरेंट सेल हमारे पास आई, अब हम समझ गए आपने एक क्रोमोसोम लिया, आपने एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बताया और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया 10 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में। तो भाई मैंने पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम लेके चला, कोई आपसे पूछ ले कि पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम है, तो मैंने तुम्हें एक क्रोमोसोम का पैटर्न दिखाया, तो जो एक क्रोमोसोम का पैटर्न होगा वही तो 49 क्रोमोसोम का भी पैटर्न होगा। जो एक क्रोमोसोम का पैटर्न होगा वही बाकी 49 का पैटर्न होगा। मैंने तुम्हें एक क्रोमोसोम का पैटर्न बताया। मैं तुमसे कहूं कि यहां पर 20 क्रोमोसोम है तो जीवन में 20, एस में 20, G2 में 20। मैं तुम्हें कहूं कि इसमें 50 क्रोमोसोम है तो यहां 50 क्रोमोसोम, यहां 50 क्रोमोसोम, यहां 50 क्रोमोसोम। मैं तुमको कहूं यहां 100 क्रोमोसोम है, यहां 100, यहां 100, यहां 100। तो ये था, मैं तुम्हें एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझाया। ठीक, अब देखो पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम तो जीवन में भी एक रहा, एस में भी एक रहा, G2 में भी एक रहा। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस की कितनी स्टेजेस होती हैं? इंटरफेस में कितने फेस होते हैं? इंटरफेस में 3 होते हैं, G1, S और G2। क्या इंटरफेस डिवाइडिंग फेस या नॉन डिवाइडिंग फेस? लिख के बताइए, इंटरफेस डिवाइडिंग फेस है या नॉन डिवाइडिंग फेस है? इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, एक ही सेल है, एक ही सेल है। नॉन डिवाइडिंग फेस, नॉन डिवाइडिंग फेस। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती। जी पेरेंट सेल एक थी, G1 में भी एक थी, S में भी एक थी, G2 में भी एक थी। G1 S G2 इंटरफेस, G1 S G2 इंटरफेस। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती रे, नहीं करती रे, नहीं करती। अब तुम देखो लास्ट क्लास से मैंने कितना हंसी मजाक किया था, क्योंकि वहां हंसी मजाक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो क्लास बोनस थी। हम तो अपना काम उस क्लास से पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी वहीं खत्म कर चुके थे। वो क्लास तो एक रिफ्रेशमेंट क्लास थी, लेकिन ये वाली क्लास रिफ्रेशमेंट क्लास नहीं है। हर क्लास की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। आज कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सीरियस। तो ध्यान रखना, पूरा डिसिप्लिन के साथ रखना, ठीक है? तो जैसा चैप्टर होगा उसी तरीके से हम ड्राइव करेंगे आप लोगों को। अब मुझे बताना, G1 S G2 इंटरफेस कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी मत खोलना, एनसीईआरटी मत खोलना, एनसीईआरटी मत खोलना। G2 के बाद सर सेल कहां जाएगी? G2 के बाद सेल डिवाइड करने के लिए जाएगी। अच्छा, G2 के बाद सेल डिवाइड करने जाएगी। हां, पहले मैं तुझे G2 वाली सेल दिखा देता हूं। ये देख, ये सेल थी G2 वाली। हां सर, ये सेल G2 वाली थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो सेल थी ये G2 वाली थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और G2 वाली सेल के अंदर, G2 वाली सेल के अंदर तेरा एक क्रोमोसोम बताया गया था। एक को ग्रीन से बनाया था, एक को रेड से बनाया था। ये ग्रीन से बनाया था और ये रेड से बनाया था। अब ये G1, ये G2 था। यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दिखाए थे? सर नंबर ऑफ
क्रोमोसोम आपका यहां भी एक है। क्रोमैटिड का नंबर कितना है? सर क्रोमैटिड का नंबर 2 है। डीएनए का अमाउंट कितना है? सर डीएनए का अमाउंट 4C है। यहां तक आप पढ़ा चुके थे, यहां तक आप पढ़ा चुके थे G2 फेस। इसके बाद बताओ क्या होगा? इसके बाद सेल जाएगी एम फेस के अंदर। एम फेस का मतलब है माइटोसिस। माइटोसिस। एम फेस का मतलब है माइटोसिस, और माइटोसिस मतलब एम फेस डिवाइडिंग फेस है, जिसमें सेल डिवाइड करेगी, जिसमें सेल डिवाइड करेगी। अब आप मुझे बताना, पूरा फोकस करना क्लाइमैक्स है, पूरा फोकस करना क्लाइमैक्स है, पूरा फोकस करना क्लाइमैक्स है। डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आपकी 2 सेल बनेंगी। डिवाइड करने के बाद आपकी 2 सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। अब मुझे बताना, ये एम फेस के बाद आपकी 2 सेल बनी, इन दोनों सेल को बोलेंगे डॉटर सेल। कितनी डॉटर सेल बनी है? 2 डॉटर सेल बनी। अब आप मुझे बताना, अब आप मुझे बताना, यहां पर डीएनए का अमाउंट डबल है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल है, तो आपको G2 के बाद जब आप एम फेस में जाएंगे, G2 के बाद अब आप एम फेस में जाएंगे। ध्यान से सुनना, में एक, अरे यार कहां से आते हैं ये लोग, कौन है? एक लिख रहा है पोल। अरे यार कितना कितना सीरियस चीज चल रही है यहां। पोल, अरे यार, शिट शिट, अरे यार, अरे यार, आदमी क्या करे यार, अपने ही मारेगा, अपने ही मार ले, और क्या करे, इतना सीरियस चीज चल रहा है यहां पर। यार ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एम फेस में ध्यान से समझना, ध्यान से, क्लाइमैक्स है क्लाइमैक्स। एक सेल मेरे पास आई, वो मुझे कहती है कि मैं डिवाइड करना चाहती हूं, तो मैंने कहा आप पहले जीवन में जाइए। वो जीवन में गई, जीवन में उसने काफी सारे सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल कर लिया। एस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किया और डीएनए का अमाउंट डबल किया। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी का अमाउंट डबल हुआ। उसके बाद ये सेल डिवाइड करेगी एम फेस, एक सेल से 2 सेल बनाएगी। तो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल है, वो डीएनए का अमाउंट इन दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप देखिए क्या हुआ, ये ध्यान से सवालों के जवाब देना, सवालों के जवाब देना। बताइए, जो 2 डॉटर सेल बनी है, ईच डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या है? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्रोमोसोम का नंबर कितना है? लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ, हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्लाइमैक्स पे तो आग लग जाएगी बेटा, ऐसा घूस बम दूंगा ना, ऐसा घूस बम दूंगा रे।
ऐसा घुस बम दूंगा देखना। कलम वाली बाई सही बोलती थी। एक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमैटिड बताओ। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम बताओ। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है? एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड है? एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर इतना डीएनए फोर्सी है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? अगर इतना डीएनए फोर्सी है तो इतना डीएनए कितना होगा? लिख के बता, क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर इतना डीएनए फोर्सी है तो इतना इतना डीएनए कितना होगा? टू सी 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 टू सी। ये टू सी क्या है? टू सी। ये टू सी क्या है? टू सी। ये टू सी क्या है? टू सी 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 टू सी। अरे दीवाने। अब मैं हंसा तो तू भी हंस। दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। जब मैं हंसा तो तू भी हंस। हंस ले। अरे हंस ले बाबा, हंस ले। कितनी शांत तरीके से क्लास 2 स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, कितनी गंभीरता से स्टार्ट हुई, कैसे स्क्रीन प्ले बिल्ड किया गया और कहां क्लाइमैक्स पे लाया गया। अभी तो देखते जा, अभी तो तू देखते जाना। यहां पर भी 2C, यहां भी 2C, यहां भी एक क्रोमोसोम, यहां भी एक क्रोमोसोम। यहां नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में एक है, यहां नंबर ऑफ क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में एक है। इसको एम्फेस बोलते हैं, इसको एम्फेस बोलते हैं, एम्फेस बोलते हैं, इसको एम्फेस बोलते हैं। एनसीईआरटी मत खोलना, मेरे पे विश्वास रखना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो थ्योरेटिकल चैप्टर था, तुम्हें वहीं पर इतनी मोहब्बत हो गई हमसे। अब तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आया है, अब तो तुम देखना किस लेवल पे जाओगे। पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम लेके चले थे? एक क्रोमोसोम लेके चले। G1 में एक रहा, S में एक रहा, G2 में एक रहा, M फेस में एक रहा, एक रहा, M फेस में एक रहा। यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड रहता है, यहां एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड रहता है, यहां भी दो क्रोमैटिड रहता है, और यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड रहता है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम का पैटर्न। अब मैंने एक के रेस्पेक्ट में बताया। अब कोई तुम्हें यहां एक की जगह 10 लिख दे तो तुम्हें आना चाहिए भाई, तुम्हें आना चाहिए भाई। अरे बाबा, कैसा बोले? अगर यहां तुमको एक लिख के दे दिया, तुम्हें यहां 20 लिख के दे दे, 50 लिख के दे दे, तो तुमको आना चाहिए। ये कौन है भी 3D मॉडल वाला? कौन है ये? एक मिनट, इसको ना ब्लॉक, रुको एक मिनट, ये सुधरेंगे नहीं। छोड़ भाई, जो पढ़ाई है ना, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो धरातल पर है, वो यहीं समझ में आएगा। 3D में तेरे को समझ भी आएगा, हाँ मजा आ रहा है, कैसे डीएनए खुल रहा है, कैसे क्रोमोसोम में जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा। समझ में आया? समझ में आया? जो 3D मॉडल है ना, उसमें तुझे सेल दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा, समझ भी आएगा। बस जो इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो दिमाग में नहीं घुसेंगे, समझ में नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन।
डर मत, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। पता तो लगना चाहिए ना अर्जुना बैच में कि आज रॉकी भाई की क्लास नहीं थी, फिर भी रॉकी भाई आए हैं, पता लगना चाहिए। समझ में आया तो यस लिख। अरे मॉडल देख के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते रे, मॉडल देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मॉडल देखकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व। और जब दिखाने की बारी आएगी ना बेटा, दिखा देंगे। डीएनए का अमाउंट, डीएनए का अमाउंट पेरेंट सेल में कितना डीएनए था? 2C था, G1 S G2 M। तू भी सोचता होगा यार सर को रॉकी भाई क्यों बोलते हैं, इनके तो बाल भी छोटे छोटे हैं। समझेगा बाबा, धीरे धीरे समझेगा, अभी धीरे धीरे समझेगा। पेरेंट सेल में 2C था तो G1 में 2C, S में 4C, G2 में 4C और M में 2C। ये है कंक्लूजन आज का, ये है कंक्लूजन आज का। अब सेल साइकिल की डेफिनेशन बनाएंगे, सेल साइकिल की डेफिनेशन बनाएंगे। एनसीईआरटी मत पढ़ना, एनसीईआरटी मत पढ़ना। और जब क्लास खत्म होगी तो ऐप में इस चैप्टर का फीडबैक देना कमेंट करके, क्योंकि इस चैप्टर की ये पहली क्लास है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ठीक है। और मुझे सबका फीडबैक चाहिए, सबके वर्ड चाहिए, 2 या 3 की क्लास कैसी लगी, तुमको समझ में आया नहीं आया, पूरा का पूरा फीडबैक चाहिए। वरना जो स्पैमर होते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो गलत लिख के चले जाते हैं, और जो ईमानदार आदमी होता है वो वोट डालने ही नहीं आता, ठीक। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल है इंटरफेस प्लस एम फेस। इंटरफेस का मतलब है G1 S G2, इंटरफेस का मतलब है नॉन डिवाइडिंग फेस। अब मुझे बता, एम फेस में न्यूक्लियस का कंटेंट बराबर बराबर गया, न्यूक्लियस का कंटेंट बराबर बराबर गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बराबरी बराबरी बोलते हैं या कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं? बता। न्यूक्लियस का कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड बराबरी बराबरी या फिर कैरियोकाइनेसिस? बता, दिस इज कॉल्ड बराबरी बराबरी या कैरियोकाइनेसिस? This is called the content of nucleus. The content of nucleus equally distribute among daughter cell. This is called बराबरी बराबरी और कैरियोकाइनेसिस। बता। कैरियोकाइनेसिस, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है बराबर, पहला है कैरियोकाइनेसिस, पहला है कैरियोकाइनेसिस, पहला है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लिया। क्योंकि जो आप डीएनए रेप्लिकेट करके लाए थे, डीएनए का अमाउंट डबल करके लाए थे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंटेंट ऑफ डीएनए, कंटेंट ऑफ डीएनए इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट इन टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। अब बता मुझे सर, हम तो साइटोप्लाज्म में भी सेल ऑर्गेनेल के नंबर को डबल करके लाए थे। तो एम फेस में पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, एम फेस में होता है कैरियोकाइनेसिस। सर आपने साइटोप्लाज्म के अमाउंट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल थे, साइटोप्लाज्म में जो टोटल सेल ऑर्गेनेल थे, मान लो टोटल सेल ऑर्गेनेल थे, उनमें से आधे ऑर्गेनेल इसमें गए, आधे ऑर्गेनेल इसमें गए। तो जो साइटोप्लाज्म है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो साइटोप्लाज्म है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो एम फेस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एम फेस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है डुप्लीकेटेड सेल ऑर्गेनेली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन टू सेल। तो न्यूक्लियस का कंटेंट बराबर बराबर गया दोनों डॉटर सेल में, और साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी बराबर बराबर गया दोनों डॉटर सेल में। तो अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए एम फेस के बाद क्या बना। एम फेस के बाद आपकी दो डॉटर सेल बनी, एम फेस के बाद आपकी दो डॉटर सेल बनी, एम फेस के बाद आपकी दो डॉटर सेल बनी। तो बच्चों, जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम था, जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम था, उतना ही क्रोमोसोम हर एक डॉटर सेल में था। जितना डीएनए का अमाउंट पेरेंट सेल में था, उतना ही डीएनए का अमाउंट हर एक डॉटर सेल में था। इसका मतलब यह हुआ कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए अमाउंट इन बोथ पेरेंट एंड डॉटर सेल क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। आज कोई डीपीपी नहीं आएगी, आज मैंने एनसीईआरटी भी मना किया है और आज मैंने कोई डीपीपी भी नहीं डाली है। डीपीपी आएगी फ्राइडे को, एनसीईआरटी पढ़ेंगे फ्राइडे को। बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना स्टार्टिंग में था उतना ही हर एक डॉटर सेल में है, जितना डीएनए का अमाउंट स्टार्टिंग में था उतना ही हर एक डॉटर सेल में है। तो इसका जवाब होगा मेरे सवालों का जवाब दो ना। सेम, ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, ऐसा लगा जैसे सेम सेम। हंस सकते हो अब, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। तो सेल साइकिल का मतलब होता है इंटरफेस प्लस एम फेस, इंटरफेस प्लस एम फेस, इंटरफेस प्लस एम फेस। एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पूरा सेल साइकिल की डेफिनेशन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखाऊंगा, पूरा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड अंडरलाइन करूंगा, G1 डिटेल में पढ़ाऊंगा, एस डिटेल में पढ़ाऊंगा, G2 डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने चैप्टर की आउटलाइन बताई है, चैप्टर की आउटलाइन पढ़ाई है, चैप्टर की आउटलाइन पढ़ाई है।
अभी मैंने चैप्टर की आउटलाइन पढ़ाई है, मैंने तुम्हें G1S और G2 नहीं पढ़ाया। बस कुछ बच्चे हैं मानेंगे नहीं, सर ये हम G1S और G2 पढ़ रहे थे, इसमें जो लिखा है वो तो आपने नहीं बताया। अरे तो मैंने ये पढ़ाया कहां है? अभी तू एनसीईआरटी खोला क्यों? तेरे को मना किया था कि ये नहीं खोलना है, तू खोला क्यों? यहां दिक्कत आती है। ऐसे स्टूडेंट पे बहुत गुस्सा आता है। 50 बार बोला पूरे लेक्चर में कि मैंने G1 की डिटेल नहीं पढ़ाई, मैंने एस की डिटेल नहीं पढ़ाई, मैंने G2 की डिटेल नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, मैंने ये घड़ी नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं बताया। तू क्यों खोल रहा है? क्यों मिला रहा है? क्यों मिला रहा है? मैंने कहा ना, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना। हर लेक्चर एक जैसा नहीं होता, हर खेल एक जैसा नहीं होता, इंतजार करना। रिवीजन लो, इसका रिवीजन लेक्चर कल आएगा। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, यहां दो क्रोमैटिड है। यहां एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम के टोटल डीएनए को 2C बोलते हैं। तो मेरे किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है तो वहां डीएनए के अमाउंट को 2C बोलेंगे। इससे अगर गैमेट बनेंगे, गैमेट में क्रोमोसोम के नंबर हाफ जाते हैं, तो 4 से कितने गए? 2 गए। इसका मतलब ये सेल्स हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड सेल में डीएनए के अमाउंट को 1C बोलते हैं। तो मेरे स्पर्म में 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, मेरे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे। तो मेरे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम का जो टोटल डीएनए होगा उसको बोलेंगे 1C, उसको बोलेंगे 1C, उसको बोलेंगे 1C। मेरे पास एक पेरेंट सेल आई, वो मुझे कहती है आई वांना डिवाइड। तो मैंने उसको बोला पहले आप अपने कंटेंट को डबल करो। जब तक आप अपने कंटेंट को डबल नहीं करोगे तो आप उन दोनों डॉटर सेल में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अरे मेरे पास एक सैंडविच था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप एक सैंडविच से 2 सैंडविच बना लो, ताकि उसमें से एक सैंडविच मोहन खा ले और एक सैंडविच सोहन खा ले। तो सेल ने पहले अपने कंटेंट को डबल किया। कंटेंट को डबल करने के लिए वो G1S और G2 में गई। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस उसने G1 में कर ली, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल को उसने डबल G1 में कर लिया, सेंट्रियोल को डबल S में किया, डीएनए के अमाउंट को डबल S में किया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी के अमाउंट को डबल इसमें किया। ठीक, 5 मिनट रुक जाना, अभी 5 मिनट रुक जाना, अभी बाय नहीं बेटा, 5 मिनट रुक जाना, तुम्हारी क्लास 6:15 से है, 5 मिनट रुक जाओ, वरना जोश में और ओवर कॉन्फिडेंस में जो कमाया है सब खो दोगे। मैंने एक क्रोमोसोम एज्यूम किया, तो याद रखना ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला होता है। G1 में एक क्रोमोसोम में हमेशा एक क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। और टोटल डीएनए के अमाउंट को, ये डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। तुम ऐसे मान लो कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तुम ऐसे मान लो कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, मैं तुम्हें एक क्रोमोसोम की स्टडी करा रहा हूं, ऐसे ही बाकी 45 क्रोमोसोम में भी होता होगा। तो मैंने मान लिया कि एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें डीएनए का अमाउंट क्या है? 2C। सब कुछ सेम रहा। यहां डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, तो जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हो गए, क्रोमोसोम ये भी एक है। तो अगर इतना डीएनए 2C है तो यहां डीएनए डबल हो गया। यहां 2 धागे हैं, एक ग्रीन कलर का धागा है, एक रेड कलर का धागा है, तो डीएनए का अमाउंट 2C की जगह 4C हो गया। यहां पर बिल्कुल सेम रहा, कोई भी चेंज नहीं रहा। उसके बाद जब ये सेल डिवाइड करी, जब ये सेल डिवाइड करी तो इससे 2 सेल बनी। तो ये वाला हरा वाला धागा यहां आ गया, लाल वाला धागा यहां आ गया। ये भी एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड, यहां एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड। अगर ये डीएनए का अमाउंट 4C है तो ये डीएनए का अमाउंट 2C है, ये 2C है। अगर ये 4C है तो ये 2C है, अगर इतना 4C है तो इतना 2C है। ठीक, तो पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम लेके चले, पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम लेके चले? एक।
G1 में कितना क्रोमोसोम? 1। S में कितना क्रोमोसोम? 1। G2 में कितना क्रोमोसोम? 1। और M फेस में हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम? 1। तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, बस क्रोमैटिड के नंबर में चेंज आया। शुरू में कितना डीएनए का अमाउंट लेके चले थे? 2C। G1 में 2C, S में 4C, G2 में 4C और M के बाद 2C 2C। तो बच्चों डीएनए का अमाउंट जितना लेके चले उतना ही एंड में मिला, क्रोमोसोम जितना लेके चले उतना ही एंड में मिला। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट पेरेंट में और डॉटर सेल में सेम रहा। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, इंटरफेस प्लस एम फेस इज इक्वल टू सेल साइकिल। बच्चों क्लास को ओवर करते हैं। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि फ्राइडे की क्लास कयामत होगी। एक कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक देके जाना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। बहुत मेहनत की है, मेहनत तो मैं हर लेक्चर के लिए करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक अलग था। पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट एक तरफ और ये वाले लेक्चर का कॉन्सेप्ट एक तरफ। तू क्या सोच रहा है? तुझे इतने में ही मजा आ गया? तुझे क्या पता कि फ्राइडे को लेक्चर में क्या होने वाला है, कितनी बड़ी तबाही आने वाली है? ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। अरे दीवाने। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। कमेंट करके बता देना लेक्चर जब ऐप में आएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तबाही शुरू हो चुकी है।